गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जनन के ही पार्ट को आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जंतुओं में जनन को देखते हैं। आज हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपने माताजी और पिताजी से मिलते हैं। कुछ अपने पिताजी से मिलते हैं, कुछ माताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको जानने के लिए हम निषेचन की प्रक्रिया को समझते हैं। निषेचन का मतलब क्या होता है, अब उसकी परिभाषा दे रखी है यहाँ पे। नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। पिछली वर्कशीट्स में हमने अंडाणु के बारे में पढ़ा था, उससे पिछले में हमने शुक्राणु के बारे में पढ़ा था। के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। संलयन का मतलब होता है जब अंडाणु और शुक्राणु प्लस हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको निषेचन कहते हैं। इस तरीके से ये जो शुक्राणु अंडाणु में प्लस हो रहे हैं, यानी कि उसमें मिल रहे हैं अंडाणु के अंदर, तो इसे निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? फर्स्ट देखिए यहाँ पे, आंतरिक निषेचन। यह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी, ये जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स स्तनधारी जीवों को कहा जाता है। ये स्तनधारी जीव जो होते हैं, इन सब के अंदर आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि जो शुक्राणु है वो ये जो अंडाणु है इसके साथ जीव के शरीर के अंदर ही फर्टिलाइज होता है, मतलब शरीर के अंदर ही ये प्रक्रिया होती है। शुक्राणु अंडाणु से मिलता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने जो शुक्राणु और अंडाणु हैं इनको अपने शरीर से बाहर निकालकर मिक्स करते हैं। अब ये कौन सी है? ये बाह्य निषेचन होता है। वह निषेचन जिस क्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, वह बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मेंढक, मछली, टोड। टोड जो होता है ना, अब मेंढक और टोड में क्या डिफरेंस होता है? मेंढक और टोड दिखने में तो एक जैसे होते हैं, मेंढक भी एक बिल्कुल टोड की तरह ही होता है, लेकिन टोड जो होता है ना, ये ज़्यादातर मिट्टी में रहते हैं, इनकी चमड़ी खुरदरी होती है। लेकिन जो मेंढक होता है ना, ये पानी में रहता है, इसको अपनी चमड़ी गीली रखनी पड़ती है। दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं। कभी कभी आप देखते हो ना बारिश के अंदर जैसे मेंढक जैसे वो बाहर निकल आते हैं, वो सारे टोड होते हैं, वो मेंढक नहीं होते। मेंढक हमेशा पानी में रहेगा और उसकी त्वचा जो होगी वो एकदम गीली गीली होगी। लेकिन टोड जो होता है ये मिट्टी में भी, कम पानी में भी सर्वाइव कर लेता है, कीचड़ वगैरह में। तो हमारे यहाँ टोड निकलते हैं अगर कच्ची ज़मीन है तो, बारिशों के दिनों में। तो दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं, मेंढक और टोड। तो ये सब जो है, ये इसमें जो मादा होती है, यानी कि जो फीमेल जो होती है, मान लो ये दो मछलियाँ हैं, एक ये तो हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। तो ये जो फीमेल है ये क्या कर रही है, इसको यहाँ पर ये मतलब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं, अब यहाँ पे इन मछलियों का उदाहरण देके समझाया जा रहा है। इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, जो कि एक जेली के परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर अपने उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। यहाँ निषेचन जल में होता है, मादा शरीर के बाहर। तो यह सामान्यतः जलीय जंतुओं में होता है। तो ये जो बाह्य निषेचन होता है ना, ये ज़्यादातर जलीय जंतुओं में होता है, यानी कि जलीय जंतु जैसे मछली, टोड, नहीं मछली, मेंढक वगैरह, इन सब में जो पानी में रहते हैं जीव, उनके अंदर होता है। इसमें क्या होता है, ये जो फीमेल बॉडी है ना, फीमेल मछली और ये मेल मछली है, तो ये जो फीमेल मछली है ये अपने अंडे इस तरीके से पानी में छोड़ देती है, और ये जो मेल मछली है ये अपने शुक्राणु छोड़ देता है। ये जो शुक्राणु है ये जो है, और ये अंडे छोड़ रही है, फीमेल वाली अंडा छोड़ रही है। तो ये दोनों जब एक साथ मिलेंगे ना, तो ये बाहर ही मिलते हैं, पानी के अंदर ही मिलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो शुक्राणु है अपनी इस पूंछ की सहायता से तैरते हुए सीधा अंडे में जाके घुस जाते हैं, और फिर बाहर ही बच्चे पैदा होते हैं इनके। तो ये इस तरीके से बाह्य निषेचन होता है।
क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? आजकल भाई मनुष्यों में भी बाह्य निषेचन होने लगा है। अब ये बाह्य निषेचन के बारे में मनुष्यों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे होता है। कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। कुछ स्त्रियों में ना अंडवाहिनी क्या होती है कि अभी पिछली बार हमने पढ़ा था कि इस तरीके से यहाँ पे अंडवाहिनी जारी होती है और फिर यहाँ पे गर्भाशय होता है। तो ये जो अंडवाहिनी होती है ना, किसी किसी के उसमें ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अंडवाहिनी कहीं पे रुकी हुई है, किसी के कुछ रसौलियाँ वगैरह मतलब छोटी छोटी जो है फोड़े हो रहे होते हैं अंदर, या फिर कुछ गर्मी हो रही होती है या कुछ भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ये रुक जाती है, जिसमें से कि अंडा यहाँ पर निकल कर आना बंद हो जाता है गर्भाशय के अंदर। तो ये से अंडवाहिनी अवरुद्ध बोलते हैं। ऐसी स्त्रियाँ शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियों का जो शिशु है वो उत्पन्न नहीं हो पाता क्योंकि वो गर्भाशय में अंडा आ ही नहीं रहा। तो क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच रहा। अब क्या होता है कि ये अंडा जब यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर अगर शुक्राणु आएंगे तो वो कहाँ अंडे को ढूंढेंगे और अंडा कहीं मिलेगा नहीं उसको। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सक जो होते हैं वो अंडाणु एवं शुक्राणु को एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे आईवीएफ या इन विट्रो निषेचन, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन के रूप में कहा जाता है इसको। इसे आईवीएफ प्रोसीजर बोलते हैं आजकल ज़्यादातर, जो मतलब इसी चीज़ को सुझाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो स्त्री का जो अंडाणु होता है उसको भी बाहर निकाल लिया जाता है और पुरुष के शुक्राणु को भी बाहर निकाल लिया जाता है और बाहर या तो टेस्ट ट्यूब वगैरह में इनको मिलाकर इनको निषेचन करा लिया जाता है और फिर उसके बाद स्त्री के गर्भ में दोबारा डाल दिया जाता है कुछ हफ्तों के बाद, जब ये दोनों मिलकर कुछ छोटी सी आकृति बनाने लगते हैं। जब बच्चा उत्पन्न होने लगता है छोटा सा, तो फिर उसको वापस स्त्री के गर्भ में डाल दिया जाता है। अगर निषेचन हो जाता है, यानी कि अगर ये शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं, 1 मिनट में इसको दिखा देती हूँ। अगर ये निषेचन हो जाता है यानी कि शुक्राणु और अंडाणु तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। तब उस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है कि उसको यानी कि शुक्राणु और अंडाणु को 1 हफ्ते तक जो है वो बाहर ही रखकर उसको सेल्स में परिवर्तित होने दिया जाता है काफ़ी दिनों तक, कि एक हफ्ते 2 हफ्ते तक देखा जाता है कि अगर ये बढ़ रहा है तो ही, अगर उसमें कोई हलचल हो रही होगी, कोई कुछ बढ़ रहा होगा और वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा होगा, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ भाई अब ये जीव बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब इसको स्त्री के गर्भ में वापस स्थापित कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अंडा जो था वो गिर नहीं रहा था। तो इसको मतलब वहाँ पे बाहर निकालकर अंडाणु और शुक्राणु को मिलाकर यहाँ पे जीव बना दिया बाहर टेस्ट ट्यूब में और फिर उसको वापस गर्भाशय में डाल दिया स्त्री के। तो इस पूरी प्रक्रिया को आईवीएफ प्रक्रिया बोलते हैं, इन विट्रो निषेचन बोलते हैं। तो अब ये जो फिर वापस 1 सप्ताह के तक विकसित किया जाता है, उसके पश्चात उसको माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, वापस डाल देते हैं गर्भाशय में। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है और फिर शिशु का जन्म सामान्य रूप से उसी तरीके से होता है। तो कुल मिला के ये है कि अगर जैसे प्रॉब्लम आ रही होती है तो इस तरीके से भी आजकल जो है प्रोसीजर चल रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाते हैं। तो इस तकनीक द्वारा, जिसमें शिशु को परखनली शिशु कहा जाता है, परखनली मतलब वही टेस्ट ट्यूब बेबी, तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। ये मतलब मिथ्या, मतलब लोग अगर ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट ट्यूब बेबी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तो ये सब झूठ बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल करना संभव है। ये उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है जिनके नॉर्मल बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो फिर ये परखनली वाला जो है सुझाव दिया जाता है। तो अब तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अब प्रश्न नंबर 1, निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन के ऊपर परिभाषा दे रखी है, ये आपको लिखनी है इस तरीके से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। निषेचन नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। तो ये दोनों लाइनें लिख लेना, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में 2 अंतर बताओ। तो यहाँ तो आप इन दोनों की यही परिभाषा ही लिख लेना कि आंतरिक निषेचन, पहले आंतरिक निषेचन की लिख लेना, फिर बाह्य निषेचन की लिख लेना, या फिर दोनों का अंतर स्पष्ट कुछ इस तरीके से करोगे, पहले आंतरिक वाला लिखोगे आंतरिक,
फिर यहाँ पर बाह्य का बनाओगे, फिर इस तरीके से यहाँ पे लिखोगे कि आंतरिक वाला जो है वो शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर अंदर, और ये शरीर के बाहर। बाह्य मतलब बाहर, बाहर, ठीक है। दूसरा दूसरा अंतर क्या होगा कि दूसरा अंतर क्या होगा भाई? एक तो शरीर के अंदर होता है, एक शरीर के बाहर होता है। दूसरा ये होता है कि फिर इसके जो आंतरिक वाले में लिख लेना कि ये जो है ये स्तनधारी जीवों में होता है, आंतरिक निषेचन स्तनधारी जीवों में, और ये जो है ये जलीय जीवों में होता है, बाह्य वाला जलीय जीवों में। फिर इनके एग्जाम्पल दे देना, ये जो जैसे दे रखे हैं एग्जाम्पल। भाई स्तनधारी जीवों में तो आंतरिक वाला होगा और बाह्य जो होगा वो जलीय जीवों में होगा, ये ध्यान रखना। और फिर इनके एग्जाम्पल दे देना, जलीय जीवों में मेंढक, टोड, मछली हो जाएगा और स्तनधारी जीवों में यानी कि आंतरिक निषेचन में ये वाले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ये हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट है, एक मिनट, ये है थर्ड नंबर है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? यहाँ पर निषेचन। तो फर्स्ट वाले में जो थर्ड का फर्स्ट है उसमें ब्लैंक में हम निषेचन लिखेंगे। यहाँ पे एक मिनट, निषेचन, ठीक है। अब है नेक्स्ट है, गाय व मनुष्य डैश में डैश निषेचन होता है। गाय और मनुष्य ये स्तनधारी जीव है, तो ये इनके अंदर कौन सा होता है? इसमें आंतरिक होता है, आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन लिख लेना। ये निषेचन तो ऑलरेडी लिखा हुआ, आंतरिक लिख लेना इसमें, ठीक है, ब्लैंक के अंदर। थर्ड है, बाह्य निषेचन डैश जंतुओं में होता है। तो बाह्य निषेचन किस में होता है? जलीय जंतुओं में। अभी लिखवाया था ना यहाँ पे ऊपर, जलीय लिख लेना यहाँ पे थर्ड वाले में, जलीय। सी वाले में थर्ड मतलब सी वाले में जलीय लिख लेना। फोर्थ है, आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? अब आईवीएफ का पूरा नाम ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आईवीएफ इन विट्रो निषेचन। तो ये हमारे फोर्थ का आंसर हो जाएगा, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन। इसका पूरा यही लिख लेना यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है, आईवीएफ। तो ये इस तरीके से फोर्थ का भी आंसर आपको मिल गया। आई होप आज की वर्कशीट समझ में आई होगी और किस किस तरीके से निषेचन होता है, किस किस तरीके से बेबी पैदा होता है, ये आपको पता लग गया होगा। देखो बच्चों, देखो साइंस पढ़नी है ना तो थोड़ा सा बेशरम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना ये अब नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीखोगे। साइंस पढ़ते हुए अगर आपको शर्म आती है तो ये बहुत गलत बात है। साइंस एक ऐसी चीज़ है कि इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग खोलना पड़ता है और अच्छी चीज़ है साइंस। तो कृपया करके अगर सीखने को मिल रहा है तो सीखो इस चीज़ को। अभी नहीं सीखोगे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। थैंक यू।